यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिंदी का जो चैप्टर है जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है एंड आपने सिलेबस देख लिया होगा जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी कि हिंदी में क्या क्या चैप्टर्स है, कितनी यूनिट आने वाली है। तो उसकी एक यूनिट ये भी है हिंदी भाषा का उद्भव व विकास। एंड इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि हिंदी भाषा जो उसका उद्भव कैसे हुआ, कैसे वो विकसित हुई। उद्भव का मतलब होता है विकसित होना, ठीक है। विकसित कैसे हुई हिंदी, आपको पता ही है कि पहले वैदिक संस्कृत होती थी जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होता रहा, फिर संस्कृत साधारण संस्कृत बनी, लौकिक संस्कृत जिसे कहते थे, जो कि लोग बोलते थे, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद पाली लैंग्वेज विकसित हुई, ठीक है। संस्कृत से पाली लैंग्वेज बन गई, पाली से फिर प्राकृत लैंग्वेज आई एंड प्राकृत लैंग्वेज से फिर अपभ्रंश जो भाषा थी वो आई, ठीक है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश की ही एक उपभाषा है हिंदी, ठीक है, जिसको खड़ी बोली हिंदी भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली हिंदी। साहित्य की दृष्टि से उसको खड़ी बोली हिंदी भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि हिंदी जो है इस भाषा का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी की उपभाषा क्या है, बोलियाँ क्या है, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए हिंदी जो है इसका नाम सबसे पहले क्यों पड़ा, जैसे कि आपको पता ही है कि हिंदुस्तान जो है उसको सिंध कहा जाता था, ठीक है। एंड सिंध के आसपास जो रहने वाले लोग थे उनको सिंधी कहा जाता था, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सिंध से जब अंग्रेज़ आए, ठीक है, तो उन्होंने सिंध को हिंद बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने सिंध को क्या बोलना शुरू कर दिया? हिंद बोलना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज उनको सिंध बोलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, तो वो सिंध को हिंद बोलने लगे एंड सिंधी लोगों को हिंदी लोग बोलने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो भाषा थी उसको भी हिंदी का ही नाम दे दिया गया, ठीक है। अब देखिए संस्कृत जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, जब आप एग्ज़ाम में अपना आंसर लिखेंगे तो आप ज़रूर बताइएगा कि जो संस्कृत है उसका टाइम पीरियड कब से कब तक का माना जाता है। 1500 बीसी से 500 बीसी यानी कि ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। इस टाइम में संस्कृत जो थी वो आम बोलचाल की भाषा थी, लोग जो थे वो संस्कृत में ही बात करते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे लोग संस्कृत में बात करते होंगे। इसके अलावा उस टाइम पर जो लिटरेचर मिले हैं वो भी संस्कृत के ही थे, ठीक है। उन लिटरेचर में वैदिक संस्कृत का यूज़ किया जाता था जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते थे। ओनली जो बहुत ही विद्वान ब्राह्मण है वही उनको पढ़ सकते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे शास्त्रों की नॉलेज केवल कुछ ही ब्राह्मणों को होती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा विद्वान होते थे, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी डिफ़िकल्ट संस्कृत में वो लिटरेचर लिखे गए थे, ठीक है। उस बोलचाल की भाषा काफ़ी धीरे धीरे क्या हुआ, सरलीकरण होता रहा। संस्कृत जब सरल हो गई तो संस्कृत जो है पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर धीरे धीरे कुछ चेंजेस आए इसमें, थोड़ी ये ईजी बना दी गई एंड देन लौकिक संस्कृत बनी जो लोग बोलते थे आपस में, ठीक है। फिर लौकिक संस्कृत से भी धीरे धीरे पाली लैंग्वेज बनी, ठीक है, जो कि गौतम बुद्ध के टाइम की लैंग्वेज थी, ठीक है। गौतम बुद्ध जिस टाइम पर थे उस टाइम पर संस्कृत से पाली लैंग्वेज बन चुकी थी, ठीक है। एंड पाली लैंग्वेज में ही गौतम बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए थे, आपको पता भी होगा, आपने 12th में हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, ठीक है। उसके बाद और टाइम बीतता गया, फिर जब महावीर स्वामी का टाइम आया तो उस टाइम पर क्या हुआ, पाली लैंग्वेज से प्राकृत लैंग्वेज आ गई, और जो महावीर थे उन्होंने अपने जितने भी प्रवचन वगैरह थे वो सारे प्राकृत लैंग्वेज में ही दिए थे एंड उनके जो टेक्स्ट है, जो उनके लिटरेरी सोर्स है, ठीक है, जो उनके लिखित दस्तावेज मिले हैं वो भी प्राकृत लैंग्वेज में ही मिले हैं, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज से अपभ्रंश भाषा आई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, चेंज होता गया, भाषा का रूप बदलता गया, ठीक है। देखिए लिखा है 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक क्या हुआ, पाली लैंग्वेज का टाइम पीरियड रहा, ठीक है। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक संस्कृत का टाइम पीरियड था। 500 बीसी से 1 बीसी तक टाइम पीरियड था पाली लैंग्वेज का, ठीक है। एंड जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो सारे पाली लैंग्वेज में ही मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पहली ईस्वी आते आते क्या हुआ, जब पहली ईस्वी आ गई तो और ज़्यादा चेंज हो गया लैंग्वेज में।
ठीक है। फर्स्ट BC से 500 CE तक का जो टाइम पीरियड है वो प्राकृत लैंग्वेज का माना जाता है उसके बाद, ठीक है। जब प्राकृत भाषा आई तो उस टाइम पर काफ़ी सारी क्षेत्रीय बोलियाँ भी थी जो लोकल लैंग्वेज थी, ठीक है, जो लोकल लोग बोलते थे, जो कि क्या क्या थी, शौसेनी, पैशाची, व्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, ठीक है, ये सब थी। और इन क्षेत्रीय भाषाओं से ही अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, ठीक है, विकसित हुई अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा का जो काल है वो 500 ईस्वी पूर्व से आगे का माना जाता है, ठीक है। 500 सेंचुरी से 100 BCE तक किसका काल माना जाता है, अपभ्रंश भाषाओं का काल माना जाता है, ठीक है। जो अपभ्रंश भाषा थी इसमें मेनली क्या था, क्षेत्रीय भाषाएं शामिल थी, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा इसमें शामिल थी। आर्य भाषा भी कहा जाता था इनको, ठीक है, और हिंदी भी इसी में से एक थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अपभ्रंश भाषा और आधुनिक भाषाएं बताई गई है कि कौन सी अपभ्रंश भाषा से कौन सी आधुनिक भाषा उपभाषा बनी है। तो जो शौसेनी जो उस टाइम पर अपभ्रंश भाषा थी उससे आज के टाइम की पश्चिमी हिंदी बनी है, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आपको याद करना होगा ये, ठीक है। पैशाची अपभ्रंश भाषा से बनी है पंजाबी और लहंदा लैंग्वेज, ठीक है। व्राचड़ जो अपभ्रंश भाषा उससे बनी है सिंधी, ठीक है। महाराष्ट्री से बनी है मराठी लैंग्वेज। मागधी से बनी है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया लैंग्वेज। अर्धमागधी से बनी है पूर्वी हिंदी, यानी कि जो ईस्ट में हिंदी जो बोली जाती है वो, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा का उद्भव किससे हुआ है, अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है, ठीक है। अपभ्रंश भाषा की ही एक आर्य भाषा है हिंदी, ठीक है। अपभ्रंश भाषा का जो काल है वो 500 AD से 1000 AD तक का माना जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, 500 AD से 1000 AD जिसको ईसवी से दर्शाया गया है इसमें, ठीक है। आपको ईसवी और ईसा पूर्व तो पता ही होगा आई थिंक, ठीक है। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसवी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो अपभ्रंश जो भाषा है इसका काल माना जाता है 500 AD से 1000 AD, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद 500 AD से 1000 AD तक का काल इसका माना जाता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है, जो कि जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, थोड़ा सा, पूरे पंजाब में नहीं बोली जाती, कुछ भाग हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में भी थोड़ा कम ही पार्ट है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। अब देखिए हिंदी भाषा की हम उपभाषा और बोलियाँ जानेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा की उपभाषा और बोलियाँ। हिंदी की उपभाषा है, पहली तो है पश्चिमी हिंदी, ठीक है। हिंदी की पहली उपभाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी, जिसकी बोलियाँ है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ओके। हिंदी की सेकंड उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको पता होना चाहिए। राजस्थानी जो है, आई नो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है, सब बच्चों को लगता है, बट अब क्या कर सकते हैं, सिलेबस में है, देन हमको ये पता होना ही चाहिए, याद करना ही होगा, ठीक है। तो हिंदी की थर्ड जो भाषा है वो है राजस्थानी, जिसकी बोलियां हैं पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी कहते हैं, ठीक है। हिंदी की जो चौथी उपभाषा है वो है पहाड़ी, ठीक है, जिसकी बोलियां हैं पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसको गढ़वाली भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी की पांचवी उपभाषा है बिहारी, जिसकी बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में जब हिंदी भाषा के विकास के चरण पूछे जाएंगे तो आपको ये भी बताना होगा कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, ठीक है। हिंदी की टोटल 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है, एंड आपको उनकी, आप सारी बोलियां याद मत कीजिए, 2-3 याद कर लीजिए, ठीक है, हर एक की, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, खड़ी बोली। अब इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। खड़ी बोली जो है इसका मतलब क्या होता है। खड़ी बोली जो वर्ड है, खड़ी बोली हिंदी कहा जाता है, ज़्यादातर हिंदी के आगे खड़ी बोली लगा दिया जाता है, एंड ये मोस्टली साहित्यिक भाषा के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। साहित्य में जब आप पढ़ते हैं कि कौन से लेखक ने
कौन सा साहित्य लिखा है, तो ये भी बताया जाता है कि उसने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। तो हिंदी से पहले खड़ी बोली हिंदी आता है कि इस लेखक ने खड़ी बोली हिंदी में ये साहित्य लिखा है। ठीक है, तो साहित्यिक दृष्टि से खड़ी बोली जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा खड़ी बोली का बहुत ज़्यादा वर्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है साहित्य में। ठीक है, खड़ी बोली में खड़ी जो शब्द है इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद है। लोग बोलते हैं कि खड़ी क्यों यूज़ किया जा रहा है ना, बट ये काफ़ी टाइम से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए खड़ी का मतलब होता है खरी यानी कि प्योर यानी कि शुद्ध। ठीक है, तो जो खड़ी बोली है इसका मतलब है शुद्ध बोली जाने वाली हिंदी। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी यानी कि शुद्ध हिंदी, क्योंकि खड़ी जो है ये खरी वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है प्योर। ठीक है, शुद्ध। इसके अलावा ये खड़ी बोली हिंदी वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है साहित्यों में। ठीक है, तो बस इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही आपको पता होना चाहिए कि खड़ी बोली में खड़ी वर्ड का मतलब क्या होता है एंड क्यों इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? खड़ी बोली जो है इसका उद्भव हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से। ठीक है, जो शौरसेनी है, शौरसेनी एक अपभ्रंश भाषा है, उसके रूप से ही खड़ी बोली का उद्भव हुआ है। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए कि खड़ी बोली जो भाषा है इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? शौरसेनी से हुआ है। ठीक है, अब देखिए ब्रज भाषा। अच्छा, ये खड़ी बोली हिंदी जो है इसमें ये आ सकते हैं कौन कौन से साहित्य में इसका यूज़ किया जाता है? तो इसका यूज़ नाटक में, लोक कथा लिखने में, लोकगीत लिखने में, इन सब में किया जाता है। ठीक है, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, दक्षिणी, इन सभी जगहों पर खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, ब्रज भाषा, ब्रज का मतलब होता है पशु या जो गाय है उनसे संबंधित। ठीक है, चरागाह। तो जो ब्रज भाषा है वो उन स्थानों पर विकसित हुई जहाँ पर जानवरों को ज़्यादा पाला जाता था, जहाँ पर गायों को ज़्यादा पाला जाता था। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग थे उनको ब्रजवासी कहा जाता था, उस जगह को ब्रज कहा जाता था और वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा ब्रज भाषा कहलाई। ठीक है, इसका विकास भी शौरसेनी की अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। जैसे खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ठीक है, बहुत जगह भी बोली जाती है, जैसे ब्रज भाषा में ये जो ब्रज भाषा है ये आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, इन सभी जगह पर बोली जाती है। आपको सारी स्टेट याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस 2-3 स्टेट्स के नाम याद करेंगे वो भी इनफ है। ठीक है, इसके अलावा ब्रज भाषा का भी यूज़ काफ़ी किया गया है साहित्यों में। ठीक है, इनका यूज़ ज़्यादातर सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर, इन सभी कवियों ने इसका यूज़ ज़्यादातर किया है। तो आपको कवियों के नाम भी याद होने चाहिए, तो 3-4 कवियों के नाम याद कर लीजिएगा, जैसे सूरदास हो गए, नंददास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, इनके नाम भी ईजी है तो इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, हरियाणवी जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये हरियाणा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, हरि प्लस यान, कृष्ण का यान इधर से ही द्वारका गया था। ठीक है, जो हरियाणवी है, हरियाणा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। एंड अगर इसका संधि विच्छेद करें तो बनता है हरि प्लस यान, यानी कि जो कृष्ण जी थे उनका यान इधर से ही द्वारका गया था। ठीक है, जहाँ पे ये बोली जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे मत दिए गए हैं अलग अलग। हरियाणवी जो लैंग्वेज है इसका जो विकास है वो शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। ठीक है, एंड इसका यूज़ भी कुछ लोक साहित्य में किया जाता है। इसको ज़्यादातर हरियाणा में बोला जाता है। ठीक है, देहाती भाग में, दिल्ली के देहाती भागों में इसका ज़्यादातर बोला जाता है। ठीक है, बुंदेली लैंग्वेज देखिए, बुंदेली लैंग्वेज जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ज़्यादातर, एमपी एंड यूपी में। ठीक है, बुंदेली लैंग्वेज जहाँ पर बोली जाती है उस जगह को बुंदेलखंड भी कहा जाता है। ठीक है, वहाँ के लोगों की जो भाषा उसको बुंदेली या बुंदेलखंडी कहा जाता है। इसको ज़्यादातर झांसी में, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा सागर, मीरसिंहपुर, इन सब जगह पर बोला जाता है। ठीक है, बुंदेली जो है इसका विकास भी शौरसेनी के अपभ्रंश से ही हुआ है, इसका यूज़ भी लोक साहित्यों में किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है ये भी। कन्नौज लैंग्वेज देखिए, कन्नौज जो है ये संस्कृत के वर्ड कनेक उपज से बना है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, ये ज़्यादातर इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, इन सब जगह पर इनको ज़्यादातर बोला जाता है। ठीक है, ये भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली है। ठीक है, इसके अलावा ये ब्रज भाषा के समान ही है, जैसे ब्रज भाषा है वैसे ही ये भी लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें काफ़ी सिमिलरिटी है ब्रज भाषा से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ उपभाषाएँ थी, 2-3 बची है वो भी पढ़ ले। ये देखिए, ये 2-3 जो हमारी उपभाषा बची है, अब हम ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, अवधी लैंग्वेज देखिए, अवधी जो है
ये ज़्यादातर अयोध्या में बोली जाती है। अयोध्या को अवध भी कहा जाता है, आपको पता तो होगा, ठीक है। तो अयोध्या को अवध भी कहा जाता है, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज को अवधी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका संबंध माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ये माना जाता है कि अवधी लैंग्वेज जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, ठीक है। इसको ज़्यादातर लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर इन सब जगह पर बोला जाता है, ठीक है। चलिए, मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको कि आप ज़्यादा मतलब कि टेंशन मत लीजिएगा कि इतना सारा याद करना होगा। आप बस 3-4 जो मेन प्लेसेस हैं उनके नाम याद कर लीजिएगा। एंड आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ है। एंड 3-4 प्लेस याद कर लीजिएगा जहाँ पर ये बोली जाती हैं, ठीक है। बघेली लैंग्वेज देखिए, बघेली जो है राजपूतों की लैंग्वेज मानी जाती है। जो राजपूत राजा थे वो ज़्यादातर इसको बोलते थे, ठीक है। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज देखो, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ये भी अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थानी राजस्थान में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान में जैसे जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर इन सब जगह पर बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी शौसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है। और जो मीरा थी, ठीक है, मीराबाई जो थी कृष्ण जी की भक्त थी बहुत बड़ी, ठीक है। उन्होंने जो अपने पद दिए हैं, ठीक है, जो भी पद उन्होंने लिखे हैं वो उन्होंने इसी लैंग्वेज में लिखे हैं, ठीक है। उत्तरी राजस्थानी बोली जाती है, ठीक है। और क्योंकि मेओ जाति के लोग वहाँ पर रहते हैं इसलिए उस जगह को मेवात कहा जाता है। एंड उस लैंग्वेज को मेवाती भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी राजस्थानी लैंग्वेज को मेवाती भी कहा जाता है। गुड़गांव, भगतपुर में भी ये बोली जाती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इस पर हरियाणवी लैंग्वेज का बहुत प्रभाव है, तो इसमें मिली जुली हरियाणवी लैंग्वेज भी है, ठीक है। मेवाती में भी कई लोक साहित्य लिखे गए हैं, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं लिखे, ठीक है। इस लैंग्वेज का जो विकास है वो भी शौसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस लैंग्वेज का जो विकास है, उद्भव है, वो कौन से अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। ये देखिए पूर्वी राजस्थानी, ठीक है, दक्षिणी राजस्थानी। आपको जहाँ तक मुझे पता है कि एग्ज़ाम में इतना डीपली नहीं आता है, तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी लैंग्वेज करवाई है आप बस उतनी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो इनफ है आपके लिए, ठीक है। ये पहाड़ी दक्षिण राजस्थान ये इतनी ज़रूरी नहीं है। भोजपुरी ज़रूरी है, चलिए कर लेते हैं एक बार। जो भोजपुरी लैंग्वेज है, ठीक है, बिहार में एक जगह है जिसको भोजपुर कहा जाता है। वहाँ के जो लोग थे उनकी लैंग्वेज के नाम पर, उन लोगों की लैंग्वेज के आधार पर ही, क्योंकि वो भोजपुर में रहते थे इसलिए उनकी जो लैंग्वेज थी वो भोजपुरी कहलाई, ठीक है। इसके अलावा ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, ठीक है, गाज़ियापुर इन सब जगह पर मेनली बोली जाती है, ठीक है। एंड इसमें भी मुख्यतः लोक साहित्य ही मिला है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको लैंग्वेज करवाई है ये अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन से अपभ्रंश से ये विकसित हुई है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी। वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो अपने बाकी फ्रेंड्स को भी, बाकी क्लासमेट्स को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो, ठीक है, ताकि हम ऐसी ही आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करवाते रहें। थैंक यू वेरी मच।